दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज केडीबी लाइव में सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ रहे बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि आज यानी कि सोमवार से बिहार में किशोर और किशोरियों जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच हैं उनको कोरोना का टीका लगेगा। जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टीकाकरण अभियान के साथ आज करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम का शुभारंभ पटना के IGIMS अस्पताल में किया जाएगा। जब बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे के बीच ये अच्छी खबर है। जब बिहार में फिलहाल 15 से 18 साल के युवाओं की संख्या 83,60,000 है, जबकि पटना में तकरीबन 5 लाख के करीब संख्या में किशोर हैं। ये सभी युवा आज यानी कि सोमवार से टीके ले सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया सहित 12 जिलों में ट्रैफिक नियम सख्त होने जा रहा है। जहां इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत जल्द बिहार के इन जिलों में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे और वहां वाहन की चेकिंग की जाएगी और ट्रैफिक नियम सख्त किया जाएगा। यह खबर के अनुसार बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, गया, भोजपुर, सारण, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा और नालंदा में ट्रैफिक नियमों को सख्त करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ नियम उल्लंघन करने पर सख्ती से जुर्माना लगाने को भी कहा गया है। आपको बता दूं कि इन सभी जिलों में भी हेलमेट चेकिंग, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। बिना हेलमेट के दिखाई देने पर तुरंत चालान काटा जाएगा और वही 4 व्हीलर में सीट बेल्ट वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक अफसरों और जवानों की वर्दी पर बॉडी वार्न कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ इन पर लाइव नजर रखी जाएगी। जब पटना, नालंदा के बाद सारण जिले में इसका प्रयोग शुरू हो गया है, बाकी धीरे धीरे सभी जिलों में विस्तार किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नए साल पर लोगों के लिए खुशखबरी आई है। जब बिहार में पेट्रोल के भाव में 19 पैसे और डीजल के भाव में 17 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। अगर राजधानी पटना में आज पेट्रोल का दाम की बात करें तो फिर यहाँ पेट्रोल का दाम 106 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 91 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर है। जहाँ नए साल पर पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं सरकार भी पेट्रोल डीजल के दामों में लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगे टैक्स को कम कर रखा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में कल कोरोना के 281 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 749 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिले हैं, जब पटना में 136 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं गया में 70 नए मरीज मिले हैं। जब मरीज बढ़ने के साथ ही सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। जब कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए पटना के पाटलिपुत्र अशोक होटल में आइसोलेशन सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में एक कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों को क्लास में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसे लेकर अब कर्नाटक में यानी कि पूरे राज्य में हंगामा शुरू हो गया है। यह लड़कियां विरोध पर उतारू हो गई है। उडुपी में सरकारी महिला PU कॉलेज की 6 मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल उन्हें कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। छात्रों ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें उर्दू, अरबी और बेरी भाषाओं में बात करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। विरोध में 3 दिन तक छात्राएं कक्षा के बाहर खड़ी रही। छात्राओं ने दावा किया है कि उनके माता पिता ने बातचीत के लिए प्रिंसिपल रुद्र गौरा से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया है। लड़कियों ने कहा है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से क्लास में एंट्री नहीं दी गई है। छात्रों को आशंका है कि उन्हें उपस्थिति में कमी का सामना करना पड़ सकता है। एक छात्रा ने कहा है कि हमारे माता पिता भी प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा के साथ बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन वे उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर खान भाइयों में बड़ा मोस्ट वांटेड अयूब खान को STF ने शनिवार को पूर्णिया जिला से गिरफ्तार कर लिया है। जहां गिरफ्तारी के पीछे एक तत्कालीन कारण 7 नवंबर से सिवान जिले के ही 3 युवकों का रहस्यमयी ढंग से लापता होना भी है। जहां अयूब खान को पुलिस लंबे समय से तलाश भी कर रही थी। जहां अयूब खान की गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह परिवार के साथ गंगटोक से नए साल की पार्टी करके मुजफ्फरपुर लौट रहा था। जहां अयूब पर सिवान के 3 युवकों का
अपहरण करके ठिकाने लगाने का आरोप है। इस मामले में सीवान नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज भी हुई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस अयूब की तलाश में जुटी हुई थी। अयूब खान कुख्यात रईस खान का बड़ा भाई है। आपको बता दूं कि बिहार के सर्वाधिक चर्चित जिले शुमार सीवान कुख्यात गैंगस्टर खान ब्रदर्स के नाम से विख्यात दो सगे भाई और उनके गैंग की वजह से भी जाना जाता है। दोनों भाई जुर्म की दुनिया में बड़े नामवर अपराधियों के तौर पर विख्यात हैं, जाना जाता है। दोनों पर हर तरह के मुकदमे दर्ज है। जमानत पर बाहर रईस खान इन दिनों सियासी वजूद तलाशने की कवायद में है। रईस और अयूब दोनों भाई कभी सीवान के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के मुख्य शूटर के रूप में जाने जाते थे। पिछले एक दशक से रईस शहाबुद्दीन का बागी बन गया है। सीवान में खान ब्रदर्स ग्रुप के नाम से अपना कारोबार करता था। जमीन के काम में रईस की काफी बड़े पैमाने पर दखल अंदाजी भी रही है। दोस्तों बात करते हैं कि रोजगार सृजन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जो गुजरे साल यानी कि इस बीते साल 2021 के आखिरी महीने में के रोजगार की उपलब्धता का विश्लेषण बताता है कि कई राज्यों में दिसंबर में नवंबर की तुलना में रोजगार के अवसर काफी कम हुए हैं। नवंबर दिसंबर की तुलना करें तो फिर बिहार में 1% से अधिक बेरोजगारी बढ़ी है। नवंबर में बिहार में बेरोजगारी दर 14.8% थी। दिसंबर में ये 16% हो गई है। जब देश के 6 राज्यों में बेरोजगारी दर इस समय 2 अंक में है। बिहार का चौथा स्थान है। यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMI की 31 दिसंबर तक के आंकड़ों के आधार पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में हरियाणा सबसे ऊंचे पायदान पर है। यह दिसंबर में इस राज्य में बेरोजगारी 34.1% पर पहुंच गई। जब ये नवंबर के 29.3% की तुलना में करीब 5% अधिक है। यह 27.1% बेरोजगारी दर के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। यह 17.3% बेरोजगारी दर के साथ झारखंड तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। जब नवंबर की तुलना करें तो फिर एक महीने में यह बड़ा उछाल आया है। जब नवंबर में झारखंड की बेरोजगारी दर 11.2% थी, यानी कि बिहार से करीब 3.25% कम। महीने भर के भीतर 6% की बढ़ोतरी इसे उछाल के मामले में हरियाणा के बराबर खड़ा कर देता है। जहां हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और बिहार के अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी दर 2 अंकों में है। जहां अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये अंक 1 है। जहां छत्तीसगढ़ में 2.1 तो फिर कर्नाटक में 1.6% है। दोस्तों बात करते हैं कि हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में 2 और लोगों पर FIR दर्ज की गई है। जहां उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने बताया है कि वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर 2 और नामों को FIR में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया है कि FIR कॉपी में सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद सरस्वती का नाम भी जोड़ा गया है। भड़काऊ भाषण मामले में दोनों पर धारा 295A पर लगाई गई है। जहां हरिद्वार में 17 से 20 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। 3 दिन तक चली धर्म संसद में साधु संतों पर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में सबसे पहले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण को नामजद किया गया था। इसके बाद स्वामी धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्ण के नाम भी FIR में जोड़े गए थे। जहां अब 2 और लोगों यानी कि सागर संधू महाराज और यति नरसिंहानंद सरस्वती का नाम भी FIR में जोड़ दिया गया है। जहां धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हमला बोला था। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा देश को एक मजहब से जोड़कर फिरका परस्ती की बात करती है, जबकि ये देश सभी का है। जहां मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। मुसलमानों को देशभक्ति सिखाने वाले RSS के लोग बताएं कि जंग आज़ादी में उनके किस नेता ने कुर्बानी दी, जबकि तारीख गवाह है कि मुल्क को यानी कि देश को आज़ाद करने में उलमा के खून से धरती लाल हुई है। उन्होंने कहा है कि सहारनपुर की सरजमी से जंग आज़ादी में उलमा ने आवाज़ बुलंद की। तहरीक रेशमी रूमाल भी यहीं से चली। उन्होंने कहा है कि आज मुल्क की फिजाओं में फिरका परस्ती और नफरतों का जहर घोला जा रहा है। जहां उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल 2022 पहले दिन शनिवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी मां राबड़ी देवी और साथ में नई नवेली पत्नी रेचल ने पटना में गरीबों के बीच कंबल बांटा। जहां इस मौके पर सास बहू की जोड़ी कमाल की लग रही थी। जहां इस नव वर्ष यानी कि नए साल के मौके पर दोनों के चेहरे पर खुशी दिखी। जहां मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पूरी ऊर्जा बिहार के लोगों की सेवा में लगेगी। इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। हम नीतीश कुमार को भी शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि 15
15-16 सालों में आपने, यानी कि पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15-16 सालों में आपने देखा होगा कि सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है आज। इसके लिए दोषी कौन है? 15-16 सालों में डबल इंजन की सरकार चल रही है और जिसके मुख्यमंत्री हैं वे दोषी नहीं होगा तो और कौन होगा? दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप भी नए साल में ट्रेन से सफ़र करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। जहाँ रेलवे ने आज से सफ़र करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब आप बिना रिजर्वेशन के भी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। जहाँ रेलवे अब यात्रियों को बिना रिजर्वेशन सफ़र करने का मौका दे रही है। आपको बता दूं कि आप जनरल डिब्बों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। रेलवे ने 1 जनवरी 2022 से ही यात्रियों को ये खास सुविधा दी है। जहाँ रेलवे ने 20 जनरल डिब्बों पर अनारक्षित टिकट के जरिए सफ़र करने का मौका दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बक्सर जिला से समाज को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। जी हाँ, एक औरत बिन बिहाई मां बन गई, जिसके बाद जो हुआ वह किसी समाज में कलंक से कम नहीं है। अपनों ने नवजात को न सिर्फ ठुकराया बल्कि मरने के लिए नहर किनारे झाड़ी में ही फेंक दिया। जब बच्ची की रोने की आवाज़ पर लोग उस ओर गए और इसकी सूचना थाने को दी। जब तुरंत बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले किया। चाइल्ड लाइन के सदस्य संजय कुमार सिंह ने बताया है कि बक्सर जिले के चौगाई प्रखंड के मशरिया से भरौली जाने वाली नहर मार्ग के झाड़ी में नवजात को बरामद किया गया है। चौगाई पीएचसी में बच्ची को लाकर तुरंत उपचार किया गया। समय पर बच्ची अस्पताल नहीं आती तो फिर शायद जीवित बच नहीं पाती। उस मां को जरा सा भी संकोच नहीं हुआ जो इस नन्ही परी को इस कड़ाके की ठंड में छोड़ गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवती से उसके बॉयफ्रेंड ने अपने साथियों के साथ मिलकर गलत काम करने का प्रयास किया। इसमें असफल होने पर उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जहां घटना डंडारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खबरों की माने तो आरोपी युवक ने उसको न्यू ईयर गिफ्ट देने के बहाने बुलाया था। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने बताया है कि उसकी बेटी शाम को 6 बजे अपने किसी सहेली से मिलने की बात बोलकर घर से निकली थी। फिर 10 मिनट बाद ही उसे चाकू मारकर घायल करने के बारे में जानकारी मिली। जब बताया जा रहा है कि उसके फोन से किसी युवक का नंबर मिला जिसने उसे कॉल का गिफ्ट देने के लिए मिलने बुलाया था। जब पीड़िता के पहुंचने पर बॉयफ्रेंड और उसके कुछ साथी वहां पहले से मौजूद थे। पीड़िता के चाचा ने बताया है कि बदमाशों ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर 7 से 8 जगह पर चाकू मारा। बाद में मरा हुआ समझकर भाग गए। जब वह सड़क किनारे बेहोश गिरी मिली थी। दोस्तों बात करते हैं कि नया साल 2022 बिहार के लोगों को काफ़ी कुछ देने वाला है। जब बिहार की कई बड़ी परियोजनाएं इस साल पूरी हो जाएगी जिससे ज़िंदगी आसान बनेगी। इसमें मुंगेर पुल, सहरसा ROB, जहानाबाद के 3 पुल के अलावा कई सड़कें भी शामिल है। जहाँ इस साल बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसर भी उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले बिहेटा एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो नए साल में बिहेटा एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर तक एयरपोर्ट बनाने की शुरुआत कर दी जाएगी। यहाँ सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त 108 एकड़ जमीन के चारों तरफ बाउंड्री का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि नए साल में छपरा जाने के लिए 1 घंटे का समय बचेगा। छपरा से पटना के बीच हाईवे पर जनवरी से रफ्तार को उड़ान मिलेगी। NHAI ने 31 दिसंबर तक हर हाल में हाईवे का काम पूरा करने का आदेश दिया था। जनवरी तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हाईवे के निर्माण से छपरा तक की बसें भी चलने लगेगी। अब बात करते हैं कि मगध क्षेत्र में सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट के रूप में बनाए जा रहे नवादा किऊल रेलखंड दोहरीकरण का कार्य साल 2022 में समाप्त होने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। अब बात करते हैं कि नए साल में 6 लेन रोड ने पूरे पूर्णिया शहर की सूरत बदल देगी। जब बदलाव का मंजर यह है कि अगर बाहर रहने वाला कोई 2 साल बाद यहां पहुंच रहा है तो फिर उसे यहां सब कुछ नया नया लगेगा। जब बीच शहर से गुजरने वाली 6 लेन सड़क ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर की 4 लेन सड़क से जुड़ जाती है। अब बात करते हैं कि बिहार में 2022 से पर्यटकों के लिए कई नई सुविधा की शुरुआत होगी। इसका फायदा देश विदेश के पर्यटकों को मिलेगा। विभाग बिहार आने वाले सभी पर्यटकों का पूरा डेटाबेस खुद भी रखेगा। इसके लिए विभाग की वेबसाइट को और बेहतर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगले साल से वेबसाइट पर गाइड का भी नंबर और नाम रहेगा, जहां से पर्यटकों को गाइड को बुक करने में परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि पूर्णिया को अप्रैल में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है। इसके अलावा NH 31 और NH 131A की भी सौगात मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा की सबसे निचली इकाई स्वास्थ्य उपकेंद्र यानी कि हेल्थ सब सेंटर स्तर पर आधारभूत संरचना को मजबूत करने की प्रक्रिया
शुरू कर दी गई है। बिहार के 232 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों को अस्थायी भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब 12 जिलों अररिया, अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर और शेखपुरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के भवन का निर्माण किया जाएगा। निर्माण की जिम्मेदारी बिहार मेडिकल सेवाएं आधारभूत संरचना विकास निगम को दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल यानी कि साल 2022 में होने वाली बिहार बोर्ड परीक्षा फरवरी में शुरू होगी। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के पेपर 17 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2022 के बीच होंगे, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 के बीच आयोजित होगी। जब बिहार बोर्ड एग्जाम डेट शीट जारी होने के बाद से ही सबको एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है। जब उम्मीद की जा रही है कि बिहार बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जारी कर देगा। दरअसल परीक्षा शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में बिहार बोर्ड किसी भी दिन बोर्ड परीक्षा 2022 के छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार जिले से बड़ी घटना सामने आई है, जहां गोली मारकर एक व्यवसायी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मिंटू सिन्हा की हत्या कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र के कोलासी पुलिस शिविर से महज कुछ ही दूरी पर पंडित टोला के पास की गई है। बताया जाता है कि मिंटू सिन्हा अनाज की खरीद बिक्री का काम करते थे। जानकारी के अनुसार देर रात मिंटू सिन्हा को किसी व्यवसाय के सिलसिले से फोन करके बुलाया गया था, लेकिन जब वे कटिहार हृदयगंज से अपने घर सिमरिया लौट रहे थे, इसी दौरान किसी ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। उनके शरीर पर 2 गोलियों के निशान मिले हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए और बिहार वासियों को प्रदूषण से मुक्ति और महंगे पेट्रोल से छुटकारा दिलाने के लिए ई बाइक की फैक्ट्री लगाने को लेकर BSS मोटर कंपनी के साथ प्रेस वार्ता करके उसका स्वागत किया है। इस दौरान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत मेहनती हैं और साथ ही अनुभवी भी हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने उनके साथ केंद्र में काम किया है। नीतीश हमारे कैप्टन हैं, लेकिन खेलना सभी को है। मैं भी टीम का एक खिलाड़ी हूं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। हालांकि टास्क बड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने नए साल की बधाई भी दी है। आपको बता दें कि पटना के होटल मोरिया में एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसकी शुरुआत हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यवसायी राकेश त्रिपाठी के द्वारा की गई। कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि BSS मोटर्स एक संपूर्ण स्वदेशी ई बाइक उत्पादक करने वाली कंपनी है, जो अपना उत्पादन का पहला उद्घाटन बिहार से करने जा रही है। साथ ही साथ भविष्य में बिहार में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की परिकल्पना और लाइफ टाइम बैटरी की गारंटी के साथ उतारने जा रही है। जब उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से बात चल रही है। उन्होंने बताया है कि गोपालगंज में 2 प्लांट लग रहा है, जिसका उद्घाटन जनवरी में ही है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार में पिछले 1.5 दशकों में अपराध नियंत्रण के मामले में भले राज्य की छवि बदली हो, लेकिन इसके उलट राज्य में यानी कि बिहार में भ्रष्टाचार का जगरण बढ़ गया है। जब बिहार के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन कई प्रकार की शिकायतें सामने आती है। यहाँ तक कि बिहार में सत्तासीन दलों के नेता भी कई बार सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, जबकि बिहार दूसरे और झारखंड तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार के 75% लोगों का मानना है कि सरकारी काम करने के लिए उन्हें रिश्वत देना पड़ता है। हालांकि यह स्थिति बीते वर्षों के साथ भी नहीं बदली और 2020 और 2021 में भी बिहार में सरकार काम के लिए रिश्वत देने की शिकायतें उसी अनुरूप में रही है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मिलती शिकायतों के बीच पिछले साल बिहार सरकार ने भ्रष्ट सरकारी बाबुओं के खिलाफ कुछ सख्ती दिखाई। बिहार सरकार के करप्शन पर प्रहार का नतीजा है कि बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों और अधिकारियों की सामत आती दिखी। निगरानी विभाग, विशेष निगरानी यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई की ओर से पिछले 3 महीने में लगभग 20 सरकारी अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें 600 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यह चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट पर एक वीडियो शेयर किया है, जहाँ उसमें वे एक रैली को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ रैली में ओवैसी ने कहा है कि मेरी गर्दन की फिक्र ना करो, मैं अपनी जान को अपने रब के हवाले कर दिया हूं। जब वक्त आएगा चला जाऊंगा, इस दुनिया में कोई नहीं टिकेगा, सबको जाना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा है कि मैं इन लोगों से कह रहा हूं कि ये जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल का था तब संघ परिवार यानी कि RS परिवार के 15-20 लोग हमारे घर के पास आकर नारा लगा रहे थे कि मुसलमान या तो पाकिस्तान या फिर कब्रिस्तान। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए नए साल में खुशखबरी आई है। जब बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए का अनुदान देगी। जब बिहार के 16,000 लाभार्थियों का इस योजना के लिए चयन कर लिया गया है, यानी कि इन 16,000 लोगों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। इन सभी को अब 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जहाँ DPR के आधार पर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के 16,000 अभ्यर्थियों के चयन के बाद उद्योग विभाग उनके वेरिफिकेशन के लिए उद्योग केंद्र महाप्रबंधक को निर्देश दिया है। जी हाँ, वेरिफिकेशन में सही पाए जाने के बाद चयनित उम्मीदवारों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। जब ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक विस्तार से रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। DPR के आधार पर ही अभ्यर्थियों को योजना की राशि किस्तों में दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को बिहार सरकार 10 लाख रुपए देगी, जिसमें 5 लाख लोन और 5 लाख अनुदान की राशि होगी। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल 2022 का आगमन हो चुका है। देर रात से ही लोग जश्न मनाने लगे हैं। जब बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन सीतामढ़ी में युवकों ने नए साल पर स्कूल में रात भर जाम छलकाया। इतना ही नहीं, इस शराब पार्टी का उन लोगों ने वीडियो भी बनाया और फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया। जहाँ युवकों द्वारा शराब पार्टी का ये मामला रीगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसंतपुर मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है। फेसबुक लाइव वीडियो में करीब 16 युवक बैठ करके शराब और मांस की पार्टी कर रहे हैं। जहां होम थिएटर पर गाना बजाते हुए सभी युवक जमकर मस्ती कर रहे हैं। इन लोगों के चेहरे पर पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा है। ये लोग सरेआम कह रहे हैं कि जेल तो मेरा ससुराल है, घूमने तो जाऊंगा ही। जब वीडियो वायरल होने के बाद इसकी खबर स्थानीय थाना को मिली। इस मामले पर रीगा थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा है कि वीडियो मेरे पास भी आया है, जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक स्कूल में अंधेरा होने की वजह से यहाँ शराबी लोगों का अड्डा बन गया है। आए दिन यहाँ शराब पार्टी होती रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना से देश में बहुत चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भी प्रभावित हुई है। जब देश में पहली बार जनसंख्या की गिनती नहीं हो पाई है। जब कोरोना की वजह से 120 साल बाद दशकीय जनगणना पर ब्रेक लग गया है। 2019 से ही जनगणना की तैयारी शुरू की गई थी। कोरोना के कारण जनगणना की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। जब आपको बता दूं कि बिहार में 1901 से लगातार प्रत्येक यानी कि हर 10 साल पर जनगणना कराई जा रही है। जहाँ आखिरी बार 2011 में जनगणना कराई गई थी। साल 2021 गुजर गया और 10 सालों के बाद होने वाली जनगणना नहीं हुई। यह जनगणना से देश और राज्यों की वृद्धि दर के साथ अन्य सभी विकास के आंकड़ों की सूचना मिलती है। जहाँ ये एक प्रकार का दृष्टि पत्र है जो पहली बार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। जहाँ अब भारत सरकार जनगणना के अनुमानित आंकड़े जारी कर सकती है। जहाँ जनगणना होती है तो फिर सरकार के पास 34 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो जाती। जनगणना में न सिर्फ परिवार और फिर उसके सदस्यों की सूचना मिलती है, बल्कि मकान के फर्श, दीवार और छत की सूचना भी मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए साल के मौके पर संकल्प लिया है कि सत्य, न्याय और जन अधिकारों के लिए जो करना होगा वे करेंगे। पहले भी और आगे भी हमेशा। राहुल गांधी ने शनिवार देर शाम एक ट्वीट किया है और लिखा है कि जीवन भर का रेजुलेशन सत्य, न्याय और जन अधिकारों के लिए जो करना होगा करेंगे। पहले भी करते थे और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। यह ट्वीट के साथ एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें राहुल गांधी कोरोना के दौरान सरकार के कार्यों को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि गरीबों की गाय कहे जाने वाली बकरी सिर्फ दूध नहीं देती है बल्कि सामाजिक समृद्धि के द्वार भी खोल रही है। जब पटना जिले के मसूरी की रहने वाली 100 से अधिक मुसहर समुदाय की महिलाएं बकरी पालन से अपनी जिंदगी बदली है। इसके अलावा दरभंगा के किरतपुर की रहने वाली 3,500 भूमिहीन महिलाओं ने 2.5 करोड़ की कंपनी खड़ी करके इसे साबित कर दिया है। जिन महिलाओं के पास आज से 5 साल पहले खेत में मजदूरी करना ही एकमात्र विकल्प था, आज बकरी बेचकर एक साल में 50 से 60 हजार रुपए कमा रही है। ये महिलाएं कमला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनकर गांव में बकरी वाली दीदी के नाम से मशहूर हो गई है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं के पति दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और मुंबई में मजदूरी करते हैं। आज ये महिलाएं पति के पैसे से नहीं बल्कि खुद कमाई से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। कमला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नूतन देवी बताती हैं कि उनके घर में पहले खाने के लाले थे। आज उनके बच्चे निजी स्कूल में यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वे कर्ज लेने की बजाय कर्ज देती है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली और मुंबई के बाद बिहार में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जब नए साल के पहले दिन बिहार में कोरोना संक्रमण के 281 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद लोगों के मन में ये चिंता सताने लगी है कि क्या बिहार में फिर से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, क्या स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, क्या दुकानें फिर से बंद हो जाएंगी। जब बिहार में पटना, गया और मुजफ्फरपुर की स्थिति तेजी से खराब होती जा रही है। केवल शनिवार की बात करें तो फिर पटना में 70 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। गया और मुंगेर में 10-10 तथा मुजफ्फरपुर में 17 मरीज पाए गए हैं। जब मुजफ्फरपुर की जंक्शन पर 5, कांटी रेलवे स्टेशन पर 5 और सदर अस्पताल में 7 मरीजों में संक्रमण पाए गए। इस तरह के यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 44 हो गई है। जब लॉकडाउन लगाए जाने की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मुंबई में तो धारा 144 ही लगा दी गई है। जब पड़ोसी राज्य यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लागू है। ऐसे में बिहार में कब तक हालात सामान्य रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार ने स्कूल बंद किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि अभी हालात उतने खराब नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी समीक्षा किए जाने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना सहित सभी जिलों के लोग घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जमीन का नया रसीद निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जमीन का लगान भी जमा कर सकते हैं। इसको लेकर राजस्व विभाग ने नए वेबसाइट पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल पर जाकर के आप जमीन की डिटेल्स को डालकर लगान जमा कर सकते हैं और नया रसीद निकाल सकते हैं। खबर के अनुसार लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन लगान जमा करने की प्रक्रिया शुरू की है। लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा भी जमीन का लगान जमा करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन लगान जमा करने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और यह वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in। जी हाँ, इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अपनी लगान जमा कर सकते हैं, रसीद काट सकते हैं जमीन की। दोस्तों बात करते हैं कि अब मोबाइल रिचार्ज करना हो, ऑनलाइन गेम खेलना हो या फिर मैट्रिमोनियल साइट हो, इन सभी से अब बेटियां खुद को साइबर क्राइम से बचा पाएगी। अब स्कूलों में बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम स्लोगन्स के जरिए छात्रों को जागरूक किया जाएगा। यह छात्रों को जागरूक करने के साथ साथ प्रायोगिक तौर पर समझाया भी जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि NCERT द्वारा साइबर सेफ गर्ल नाम की किताब तैयार की गई है। इसके तहत स्कूली छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब प्रशिक्षण लेने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण हर स्कूल में चलाया जाएगा। जहां स्कूलों को यह जानकारी NCERT द्वारा दी गई है। सभी स्कूलों को यह किताब उपलब्ध भी कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक छात्राएं इस कोर्स को कर सके। ये ऐसे टॉपिक है जिससे छात्राएं आए दिन फंसती जा रही हैं। हर 25 टॉपिक को चित्र और ग्राफ द्वारा बताया गया है। जहाँ किस तरीके से छात्राएं फंसती है और वे किस तरह से अपनी सूझबूझ से खुद को बाहर निकालती है, ये सारी चीज उसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन गेम छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण गाजियाबाद में देखने को मिला है, जब 12 और 9 साल के 2 बच्चों ने अपने घर से 30-30 हज़ार रुपये चुराए और भाग निकले। जब दोनों ने पैसे से मोबाइल खरीदा और फिर रात भर ठंड में पार्क में बैठकर ऑनलाइन गेम खेलते रहे। 16 घंटे बाद पुलिस और एक NGO की मदद से इन बच्चों को ढूंढकर परिजनों के हवाले किया गया। दरअसल गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में के रहने वाले सत्येंद्र कुमार एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। गुरुवार को दोपहर 3 बजे उनका 12 साल का बेटा और 9 साल के मौसेरे भाई के साथ घर के बाहर खेल रहा था। जब थोड़ी देर बाद दोनों अचानक गायब हो गए। जब घर के आसपास तलाश की गई
लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चल सका। दोनों के परिजनों ने दिन भर तलाशी के बाद साहिबाबाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जहां एक एनजीओ और पुलिस की मदद से 16 घंटे बाद बच्चों को एक पार्क से बरामद किया गया। दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो फिर पता चला कि दोनों बच्चे घर से करीब 30 हजार रुपए चुरा कर ले गए थे। बच्चों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने चुराए हुए पैसे से मोबाइल फोन खरीद लिया था। जब दोनों ने बताया है कि उन्हें ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर दोनों ने कहां से मोबाइल खरीदा था। दोस्तों बात करते हैं कि देश के तमाम हिस्सों के साथ ही बिहार में भी कोरोना के मामले रोजाना 1.5 से 2 गुना की रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। ऐसे हालात में राज्य सरकार पर सख्ती बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एडवाइजरी सभी राज्य सरकारों को जारी की है, जिसके बाद कहीं स्कूल बंद तो कहीं नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार में संक्रमण की बेकाबू होती रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हालात तीसरी लहर जैसा ही है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि बिहार में कोविड गाइडलाइंस में सख्ती बढ़ सकती है। जब पिछले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके संकेत भी दिए थे। बिहार में फिलहाल 5 जनवरी तक अनलॉक की पुरानी गाइडलाइंस लागू है। इसमें नया साल 2022 के उत्सव के ठीक पहले बड़ा संशोधन किया गया था। इसके तहत 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए बिहार के सभी पार्क और चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था। जब बगैर अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर भी रोक लगा दी गई थी। जब उम्मीद है कि सोमवार को राज्य प्रबंधक समूह की बैठक होगी। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2022 की शुरुआत कुछ खास अच्छा नहीं रही। 1 जनवरी की सुबह ही जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भगदड़ में 13 भक्तों की मौत की खबर आई तो शाम होते होते शनिवार को जम्मू कश्मीर में 5.1 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान के बॉर्डर पर माना जा रहा है। इस भूकंप में जान माल का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में ये झटके 6:45 पर महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया है कि भूकंप का केंद्र जमीन से 206 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी चुनाव 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले अखिल भारतीय संत समिति, विश्व हिंदू परिषद, अखरा परिषद और काशी विश्वत परिषद 11 जनवरी से यूपी में 13 स्थानों पर धार्मिक स्थलों पर संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन के माध्यम से संत समाज हिंदू समाज को लेकर लगातार बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ आम जनता को जागृत करेगा। यह सम्मेलन पूरी तरीके से धार्मिक होंगे। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितनानंद सरस्वती ने बताया है कि अखिल भारतीय संत समिति, विश्व हिंदू परिषद, अखरा परिषद और काशी विद्वत परिषद के संयुक्त आयोजन में ये विचार किया गया है कि जिस प्रकार हिंदू और हिंदुत्व के एक रंगा कपड़े भगवे का अपमान हो रहा है, राजनीति में जो भाषा प्रयोग किया जा रहा है ये गलत है। ऐसे में ये तय किया गया है कि हम सभी ने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 13 स्थानों पर यानी कि 13 जगहों पर 11 जनवरी से आयोजन किया जाएगा। संत सम्मेलन में किसी दल के विरोधी की बात नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजद में तमाम नेता तेजस्वी यादव को ये सपना दिखा रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। यही सच है। बार बार हर बार राजद के नेता ये कहते हैं कि अब बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसा कहकर वह तेजस्वी यादव को प्रताड़ित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव युवा है, उन पर गहरा असर पड़ता है, इसीलिए राजद नेताओं को समझने की जरूरत है। दानिश रिजवान ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भी साफ कहा है कि जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि राजद में किसी बाहरी को अध्यक्ष बनाने का मौका मिलेगा, वह बिल्कुल गलत है। यह पार्टी लालू प्रसाद की पार्टी है और ये तय है कि लालू प्रसाद किसी बाहरी को अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। पार्टी का नया अध्यक्ष लालू प्रसाद की परिवार से ही कोई चुना जाएगा, जहां इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।